हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का 1 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें से हम आपको ज़्यादातर तकरीबन आपको टॉप ज़्यादा नहीं है ना, आपको मात्र टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ना है। किसके लिए? तो 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें से 3 मार्क्स का भी हम 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन हम बताए हैं 3-3 मार्क्स का। बाकी जितना भी इसमें क्वेश्चन है सब कितना मार्क्स का है? तो सब 1 मार्क्स का है। और कितना क्वेश्चन है? तो लगभग 30 क्वेश्चन है। बस इतना ही पढ़ के जाना है और आपको 1 × 7 = 7 यानी ये 7 मार्क्स कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबरिया आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 7 क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा जुड़े होंगे कोर्स में, ठीक है, तो वो सब वाले तो को टेंशन लेना ही नहीं है। और जो हमारा 5-5 सेट खरीद चुके हैं ना, जो हमारा प्राइस है सिर्फ 99 में ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट आपको जो दिया गया है हमारा, उसी से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा। तो जो अभी तक नहीं खरीदे वो तुरंत डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से टारगेट टॉपर 95 ऐप, और अभी न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए ऐप को। और आप मॉडल पेपर के सेक्शन में जाकर 99 का हमारा योद्धा गैस पेपर खरीदिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -6.4 NC यानी होता है नैनो कूलम, ठीक है। यानी कि यहाँ एक न्यूमेरिकल भी दिया हमको, ठीक है, कि हमको आवेश का क्वांटीकरण बताना है, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो भी बताना है। और हमको 6.4 NC हमारा चार्ज है, क्यू का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो भी निकालना है। बहुत आसान है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो हमेशा समझना कि कोई भी जो चार्ज है ना, यानी कोई भी जो चार्ज है, तो चार्ज किस पर होगा? किसी भी बॉडी पे। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा ना, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो इसका गुणज होगा, माने कि इसका 1 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा, इसका 3 गुना होगा, इस तरह से। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो लिखेंगे कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। सो इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी उसका 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। और उसको हम लोग लिखते हैं Q बराबर NE। यहाँ पे Q क्या है? तो बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, सो। और N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, सो। यहाँ N का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी में इसी चीज़ को लिखेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है, और उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जहाँ Q बराबर NE, यहाँ N का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग के सामने एक न्यूमेरिकल पूछा था कि आपको बताना है कि कोई बॉडी पर जो चार्ज है वो है -6.4 NC नैनो कूलम। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो बस यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर NE वाला। देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर NE वाला। हमको Q यानी कि टोटल चार्ज दिया है बॉडी पर -6.4 NC है। देखो नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁻9। तो बस n के जगह हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इसको कूलम में चेंज करेंगे, तो 10⁻9 यहाँ पे नैनो के जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 6.4 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। Q बराबर क्या होता है बाबू? तो NE होता है ना। Q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, N हमको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ये है आपका गुणा में, इधर आ जाएगा, हो जाएगा भागा में। तो N बराबर E वाला 6.4 वाला ऊपर में रहेगा, और ये आ जाएगा नीचे में। यहाँ हम लोग को साइन लेना नहीं है, क्योंकि हमको साइन से यहाँ पे मतलब है नहीं, माइनस प्लस से, ठीक है। काटेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। 16 कम 16, 16 चक 64, तो आ जाएगा 4। ऊपर में है 10⁻⁻9, 10⁻⁻9, ई वाला माइनस वाला 19 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +19। अब आपको पता है बेस ई वाला जैसे कहते हैं, बेस जब सेम होता है ना, पावर जुड़ जाता है। -9 में हम लोग जोड़ेंगे कहीं प्लस का 19, तो बचेगा प्लस का 10। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। ये एक नंबर के लिए आप MCQ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम बताएंगे उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला एक नंबर का ये भी है, मानिए तो। राइट द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखना है। किसके लिए? तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रृंखला, यानी जिसको श्रेणी क्रम संयोजन, और समानांतर जिसे पासर क्रम संयोजन बोलते हैं। इसके लिए दोनों के लिए सूत्र लिखना है रेजिस्टेंस के लिए। तो फॉर सीरीज के लिए हम लोग लिखेंगे R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 + R2 + R3 से इधर जाते रहेगा।
4 पैरेलल के लिए आएगा 1/r इक्विवेलेंट आएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से इस तरह से जाते रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए, कहीं यहाँ रहता कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस रहता तो सीरीज के लिए उल्टा होता है ना, 1/c इक्विवेलेंट होता 1/c1 प्लस 1/c2, यानी उल्टा होता, बस जहाँ r है वहाँ पे c आ जाता और उल्टा होता कि सीरीज में चल जाता ये वाला और पैरेलल में चल जाता ये वाला, बस यहाँ पे r की जगह क्या आ जाता c वाला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और एक नंबरिया में भी इंपॉर्टेंट है कि राइट द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो निर्वात में वेग होता है उसका सूत्र क्या है, तो हमेशा याद रखना है v बराबर 1/√μ0/ε0। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और एक नंबर के लिए भी, ठीक है। अगला ये तो हमको लगता है कि 6-7 बार पूछा गया, व्हाट इज मास डिफेक्ट और इसका यूनिट क्या है वो बताना है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है सर, देखिए मान लेते हैं ये आपका एटम और न्यूक्लियाई से है ना, देखिए कोई आपका क्या है तो आपका एटम है, ठीक है, कोई एटम है उसका बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में, तो एटम के अंदर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का हम लोग मास कहीं कैलकुलेट करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग मास कैलकुलेट करके कहीं जोड़ते हैं ना, तो इन दोनों का मास थोड़ा मोड़ा घट बढ़ जाता है और उसी जो घट बढ़ जा रहा है ना मास, थोड़ा सा चेंज आ रहा है मास का, उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान दोष भी कहते हैं ना। वही कहता है द डिफरेंस इन मास बिटवीन द एटम, यानी कोई एटम के न्यूक्लियस का मास रहेगा 100 और सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और फिर एटम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को अलग अलग निकाल के मास कैलकुलेट करेंगे 100, वो दोनों का जो अंतर आएगा उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, जहाँ पे डेल्टा एम आपका क्या है मास डिफेक्ट, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग जोड़ लिए और मास ऑफ जो आपका न्यूक्लियॉन्स था यानी कि जो परमाणु का मास था उसमें घटाएं तो थोड़ा सा चेंज नजर आया, थोड़ा सा 0.001 इस तरह का एरर आया, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं मास डिफेक्ट। हिंदी में इसी चीज़ को हम लोग कैसे बोलेंगे, आराम से देखना है, हिंदी में इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि परमाणु के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग में जो अंतर पाया जाता है उसी को द्रव्यमान दोष कहते हैं। ये वाला चीज़ हम ऊपर में बता चुके हैं। इसका यूनिट हमेशा ध्यान में देना, ऐसा यूनिट ऑफ जो इसका यूनिट होता है मास डिफेक्ट का होता है एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, ठीक है, यानी द्रव्यमान दोष का मात्रक AMU होता है। अगला देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गिव इट्स यूनिट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत आसान है, ये कोई सरफेस एरिया है, यहाँ कोई आपका चार्ज रखा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगा, तो आखिर इस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो गुजरा उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग आ सरफेस एरिया नॉर्मली, है ना, यानी कि एक सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जहाँ पे फाई से इसको दिखाते हैं, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जहाँ ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका सरफेस एरिया है और यहाँ पे आपका जो थीटा है वो एंगल है ई और ए के बीच का, और फाई आपका क्या है फ्लक्स है, फाई आपका क्या है तो आपका फ्लक्स है, ठीक है। अब हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, इसका यूनिट देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ में 2-3 बार पूछा गया है। दोनों यूनिट, इसका एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर नहीं वोल्ट मीटर, और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है एक नंबर के लिए, तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। आप हमारा जो जितना हम बता रहे हैं ना सर, ज़्यादा हम वीडियो अपलोड नहीं करते, हमारा बस 5 से 6 वीडियो आप देख कर जाइए लास्ट वाला, उसी से सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। बहुत ज़्यादा हमको व्यूज़ नहीं चाहिए, हमको बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और वो हद से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो कम वीडियो देखिए और फुल का फुल नंबर लाइए, आपको कहीं और भटकना नहीं है ना। हिंदी में लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतही क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जहाँ पे फाई बराबर ई डॉट ये रहता है या फिर डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आता है ये कॉस थीटा, इसको भी लिख देना अच्छा रहेगा, बाकी कौन क्या है तो यहाँ पे लिखा गया। विद्युत फ्लक्स का इकाई वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ये दोनों एकदम रट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2-3 बार पूछा गया है आपके PYQ में भी और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए कि दी कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड वाई, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, आयरन कोर आप लोग देखे होंगे, वो लेमिनेटेड रहता है, उसका क्या कारण है, तो ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड रहता है, इसका क्या कारण है, तो वो क्या करता है, तो ईडी करंट के लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। ईडी करंट क्या करता है, तो एनर्जी को बहुत ज़्यादा लॉस करता है, और उसी लॉस को कम करने का काम कौन करता है, तो आपका ट्रांसफार्मर का जो कोर लेमिनेटेड रहता है वो, ठीक है, यानी कि भंवर धारा के कारण होने वाले नुकसान और उत्पन्न गर्मी को कम करने का काम कौन करता है, तो लेमिनेटेड कोर, ठीक है, इसलिए उसको लेमिनेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मेंशन 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणधर्म बताना है। बहुत ईजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक काल्पनिक रेखा है जो एक्सटेंड होता है, यानी स्टार्ट होता है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और टुवर्ड्स और जाता है कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज की ओर, है ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है ना। इसका दो प्रॉपर्टी पूछा है तो पहला लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाता, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला भी जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका है 3 नंबर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि डिफाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल, कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, और मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का ईएमएफ को परिभाषित करना है और ईएमएफ और टर्मिनल विभव के बीच में अंतर को बताना है। तो सबसे पहले सेल का ईएमएफ क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल लेंगे और उसको घटा देंगे, तो वही हमारा कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। तो लिखेंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन सेल व्हेन नो करंट इज फॉलोइंग इज कॉल्ड, आपका कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। यानी कि उस टाइम हमको करंट नहीं फॉलो करना, तो उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, सेल का ईएमएफ, है ना। हिंदी में इसी चीज़ को लिखेंगे कि जब परिपथ खुला हो, तब खुला मतलब वही जब करंट उसमें पास ना करे, तब किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है ना, विभवांतर मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी चीज़ को हम लोग सेल का क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पे 2 डिफरेंस लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे दी फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, यानी ईएमएफ और टर्मिनल विभव में निम्नलिखित अंतर है। तो इधर लिखेंगे हम लोग ईएमएफ एक तरफ और इधर लिखेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखिए ईएमएफ क्या होता है, तो आपको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में। कंडीशन क्या रहता है, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है ना, यानी धारा प्रवाहित ना होने पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये भी होता है 2 टर्मिनल का, लेकिन कंडीशन यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे करंट क्या होता है, फ्लो करता है, यानी करंट यहाँ पे पास होता है, यानी धारा प्रवाहित होने पर टर्मिनल के बीच का वास्तविक विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। दूसरा अंतर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो वैल्यू होता है किसका, ईएमएफ का, वो ऑलवेज बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, इक्वल टू होगा टर्मिनल पोटेंशियल का, ठीक है। यानी ईएमएफ का मान सदैव टर्मिनल विभव से या तो समान होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, लेकिन जो वैल्यू होता है टर्मिनल पोटेंशियल का वो हमेशा कम होता है ईएमएफ से, यानी टर्मिनल विभव का मान ईएमएफ से हमेशा कम होता है। ये 2 अंतर एकदम रट लेना है। अगला देखिए, स्टेट एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सब सारा 1 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको मात्र एक प्रॉपर्टी पूछ रहा है। हम इसका आपको 4 से 5 प्रॉपर्टी बताए हैं, जो हमारा क्लास किए होंगे उसको पता होगा, कोई भी एक लिख देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और ये 2025 में भी एक बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसा होता है, तो हमेशा बताना कि वो ट्रांसवर्स होता है नेचर में, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, जिसको एक्सेल दिखाते हैं, यानी प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। 1 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इन एसी सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, यानी जो फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को रोकता है, अपोज करता है, और इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ जो बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। यानी एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, इस चीज़ को याद रखना है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, तो प्रेरक का वह गुण जो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह का विरोध करता है और आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ता है, उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। ये तो बता ही दिए, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, डिफाइन, देखो यहाँ पे आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब बच्चे लोग गड़बड़ा जाएगा, भैया लीनियर कभी नहीं बताएं। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्निफिकेशन का ही आपको डेफिनेशन बताना है, लेकिन किसका, लेंस के मैग्निफिकेशन का। तो हम लोग लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का, लेकिन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का हाइट और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा h/h, और आपका v/u के टर्म में जब लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा आपका सिर्फ v/u, लेकिन यही यहाँ पे लेंस की जगह मिरर रहता है तो आता -v/u। ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े, तो अभी बता दिए। हिंदी में लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h' और वस्तु की ऊंचाई यानी h के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। ये वाला दोनों फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का सुसंगत स्रोत क्या होता है। तो कोहेरेंट सोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे 2 और मोर लाइट source are called coherent if they emit light waves to same frequency or wavelength and maintain a constant phase difference with each other is called, आपका क्या लाएगा, coherent source of light। coherent source और सुसंगत स्रोत क्या होता है, जब यहाँ से मान लो कोई एक स्रोत है, इससे लाइट वेव निकला, इससे लाइट वेव निकला, और ये 2 भाग में कहीं बट गया, तो दोनों का कहीं फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ कहीं सेम है, तो ये दोनों आपका कहलाता है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, सिंपल है। अगला लिखेंगे कि वैसे प्रकाश स्रोत जो हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर कलांतर मतलब होता है कि दोनों के बीच का एंगल भी यहाँ पे कांस्टेंट बनना चाहिए ना, तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आराम से बस पढ़ना है।
तो समान आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगें उत्पन्न करती है, उसे सुसंगत प्रकाश स्रोत कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका लेजर होगा। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, और ये हमको लगता है 2-3 बार पूछा गया। कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी दिया फोटो इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहता है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। यदि फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका अवरोधक विभव क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट बराबर होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर भी नॉट ई, मेन फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उसी से यहाँ पे भी नॉट आपका होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भी नॉट ले जाएंगे तो गुना वाला इधर आ जाएगा भागा में, तो देखिए आ गया भागा में, बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है, तो आपको दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 3 वोल्ट में बदलना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 रहता है ईजी, लेकिन बच्चे लोग और बोरी बना के गलती कर देते। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 3 वोल्ट में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट 3 बटा भागा दे देते हैं, हो जाता है गलती, है ना। तो वो वाला गलती नहीं करना आपको। तो यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बन जाएगा 3 वोल्ट, ये ऊपर वाला वैल्यू, और नीचे एक इलेक्ट्रॉन से भागा देंगे। देखो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऊपर में है, और ई मैंने एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू देखो 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये वाला से ये वाला पूरा पूरी कट जाएगा, तो खाली बचा क्या 3, तो यहाँ पे भी नॉट आपका आ जाएगा 3 वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 3। कितना सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है इन विच बेसिक कंडीशन पीएन जंक्शन, देखो ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में। कहता है इन विच बेसिक कंडीशन पीएन जंक्शन फोटो डायोड वर्क्स, यानी कि जो पीएन जंक्शन का फोटो डायोड होता है वो किस बेसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बेस में कि रिवर्स बेस में। पीएन जंक्शन का जो फोटो डायोड होता है वो किस बायसिंग में काम करता है, तो हमेशा ध्यान देना वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है, जिसको विपरीत अभिनति या फिर रिवर्स बायस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा अधिक प्रबल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बल लग रहा है, तो वहाँ दो बल लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल, तो ज़्यादा मजबूत होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे आंसर देंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि आपका स्थिर वैद्युत बल। अगला देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ लग रहा है, 1 नंबर का, एक लाइन में बनेगा। कहता है एट वाट एंगल, ये भी 2 बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि व्हाट एंगल शुड अ प्रोटॉन मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो दैट प्रोटॉन कंटिन्यूअस मूव इट इनिशियल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, चलो ये प्रोटॉन यहाँ पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कहता है कि सो डैट प्रोटॉन कंटिन्यूअस मूव इट इनिशियल डायरेक्शन, तो कहता है कि आखिर वो कितना एंगल के साथ मूव करे ताकि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता जाए। तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री के साथ एंगल से मूव करेगा तभी ना हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, कहीं एंगल चेंज करेगा तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, तो 0 डिग्री इसका सही आंसर होगा, है ना। एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर रेड एंड वायलेट लाइट। अब बच्चा लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देगा रेड और हो जाएगा गलती। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ नहीं बोला सर, यहाँ बोला फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, यानी कि यहाँ पे लेमड़ा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/f या फिर 1/μ। लेमड़ा जिसका ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो वेवलेंथ लेमड़ा मतलब होता है वेवलेंथ। हम लेमड़ा ही पढ़ते हैं, बहुत को लेमड़ा पढ़ते हैं, तो हमको यही पढ़ने आता है तो हम यही पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत को कमेंट नहीं करना भैया आप गलती पढ़ रहे हैं, अरे बाबा आप पढ़ रहे हैं, हमको अच्छा लगता है इसे पढ़ने में इसलिए। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा किसका, वायलेट लाइट का, ठीक है, यही बोलता है वेवलेंथ, तो रेड का ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बोलता है व्हाट आर द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड। देखो बहुत ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलता है व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब होता है ईएमएफ इन अदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन वन कॉइल। क्या बोलता है यहाँ पे 2 गो कॉइल है, ठीक है, 2 गो कॉइल है, तो कहता है इस कॉइल का हम लोग यहाँ पे करंट चेंज कर रहे हैं तो इसमें से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसमें से करंट आ रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अन्योन्य प्रेरण, जिसको पारस्परिक प्रेरण भी बोलते हैं। यानी एक कुंडली में हम लोग धारा बदल रहे हैं तो दूसरी कुंडली का भी क्या हो जा रहा है, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट ईजी है, एक लेंस जो है वो कैन नॉट सी व्हेन इमर्ज्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हेन इज दिस पॉसिबल। क्या बोलता है कि एक लेंस जो है हमको दिखाई ही नहीं देता है, कब नहीं दिखाई देता है, जब उसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम लोग डुबा देते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है ना, कोई लेंस पारदर्शी माध्यम में डुबोने पर दिखाई नहीं देता, क्या ये संभव है, तो ये संभव है कब, जब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा और जिस मीडियम में उसको हम लोग डुबा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहीं यहाँ पे π1 बराबर π2 दोनों, ये μ1/μ2 दोनों बराबर हो जाए, तब ये हो सकता है, तो बस वही लिख देंगे।
कि यदि लेंस का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक समान हो तो ये संभव हो सकता है। यानी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, है ना, यानी दोनों का कहीं बराबर हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ दी क्या बोलता है, विच ऑफ दी फोटोन्स ऑफ रेड और ब्लू लाइट विल मोर एनर्जी। तो हमेशा ध्यान देना, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा रहता है। तो रेड और ब्लू लाइट में किसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ब्लू लाइट का, तो इसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ब्लू लाइट का होगा, ठीक है, नीला प्रकाश। और हम जानते हैं कि सारा बच्चा रेड मारता और हो जाता है गलती, तो वो यही चीज़, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन छांट के लाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ये एक नंबर के एमसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ताप वृद्धि करने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान देना कि अर्धचालक का चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ता है ना, और इसका रेजिस्टेंस घटता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में देना, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइज करेंगे, तो आपका कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए एक नंबर में ना ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक नंबर आप कहीं पढ़े होंगे ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 30 को बता रहे हैं, 30 में हो सकता है आपको 7 को एक नंबर ये पूछता है, हो सकता है कहीं 4 को मैच करे, चाहे 5 को मैच करे, है ना, मैच तो कंफर्म करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी भी जो 2-3 कहीं एक्स्ट्रा पूछ देगा ना, तो आप वो बना के आइएगा, है ना। मैंने आप कहीं ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं हमारा 200 जो हम देंगे सो, है ना, आप हमारा कहीं गेस्ट पेपर हमारा 5 को पढ़ लिए ना, तो उससे बाहर नहीं आएगा एक नंबर। ज़्यादा आपको ध्यान देना किस पर, तो 3 नंबर वाले पर और 5 नंबर वाले पर। 3 नंबर वाला वीडियो हमारा एक स्पेशल हमारा कल अपलोड होगा। कब होगा, कल अपलोड होगा, तो आप सभी तैयार रहिएगा शाम को 5 बजे, ठीक है। हाँ 3 नंबरिया, बाकी 5 नंबरिया तो हम आपको टॉप 15 डेरिवेशन दे दिए, तो हम नहीं चाहते कि बार बार एक ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 15 को रट लीजिए, बस एक को 5 नंबर ये नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज एट रेस्ट। अरे 2 चार्ज कहीं रेस्ट में है, क्यों आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं ना, यानी विश्राम अवस्था में 2 आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है उसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिफाइन एस अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता का ऐसे मात्रक को परिभाषित करना। ये भी एक बार पूछा गया है पीवाईक्यू में, और इस बार ये शायद मॉडल शीट में भी है 2026 के, ठीक है। तो क्या है, एस अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो हम लोग लिखेंगे कि एस अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, यानी धारिता का ऐसा मात्रक फैराड होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल है सर, कि फैराड बराबर क्या होता है, ऊपर में होता है क्यू और नीचे होता है बी, क्यू बाई बी, यानी कि ऊपर में चार्ज रहता है और नीचे में रहता है वोल्ट आपका, ठीक है, सिंपल है। वही लिखेंगे कि द कूलम पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड फैराड, यानी विद्युत आवेश की प्रति इकाई वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं। देखो फैराड बराबर कूलम बटा वोल्ट, फैराड बराबर कूलम बटा वोल्ट, बस इतने लिख देना, एक नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है रिलेशन लिखना है किसके लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज है आपका, चार्ज है आपका क्यू, उस पर एक फोर्स लग रहा है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना। तो कहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा इसका क्यू भी बी साइन थीटा। इसे पढ़े ना आप लोग, क्यू भी बी साइन थीटा। हाँ साइन थीटा हम लोग हटाएंगे तो बी और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये वाला नहीं लिखिएगा तो ये वाला तो लिखना है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखो 2-3 बार पूछा गया है आपका पीवाईक्यू में, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि द इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग फ्रॉम एसी सोर्स, आई बराबर दिया है आपका 5 साइन 314 टी, ठीक है। कहता व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हो सकता है डिजिट चेंज करे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ कहता है कि इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है किसी सोर्स में जहाँ आई बराबर दिया है कि 5 साइन 314 टी। तो कहता है इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा इसको याद रखना। देखो हम लोग यहाँ पे दिया है आई बराबर 5 साइन 314 टी, और हम लोग जानते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, हम लोग जानते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पे आई नॉट का खाली वैल्यू निकालेंगे, बाकी किसी का वैल्यू का जरूरत नहीं है। आई नॉट का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो आई का वैल्यू 5 एम्पियर, ओमेगा का वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं। हम लोग जानते हैं आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन √2, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग √2 को 1/√2 ये वाला है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707, और आई नॉट का यहाँ पे रहेगा आई नॉट, है ना। तो आप हमेशा ई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस बराबर 0707 आई नॉट, है ना। ये सब सारा हम आपको बता चुके हैं, अपना कोर्स में सारा कुछ बता चुके हैं सर। जो हमारा 70 दिन का जो कोर्स किया ना सर, उसका आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश में एकदम 90+ तो कन्फर्म है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं भी कोर्स ज्वाइन किए उसके लिए आपका भाई आ चुका है ना यूट्यूब पे, तो फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है।
तो ये वाला वैल्यू डायरेक्ट लिखना है, आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट, बस ये वाला वैल्यू का जैसे कहते हैं आई नॉट का वैल्यू है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर कर देंगे। अब भागा गुना नहीं आता आपको, 7 5 35 के 5 बचा 3, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 और 3 का 3, फिर 5 7 35 का 5 बचा कितना 3, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 तो 3 का 3, तो आ गया 3 5 3 5। अब देखो यहाँ पे आया है क्या चीज़ 3 5 3 5। अब यहाँ देखो 3 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो तो आ जाएगा 3.535, बस आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। What electromagnetic waves are used to examine the crystal structure of solid? इसमें से हम आपको जितना भी हम लेक्चर दिए है ना, आपको बस उसको पढ़ के जाना है। उसमें सारा का प्रॉपर्टी जो सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना, सातों का दो दो गुण हम लिखा है, उसमें से आपका एक नंबर फिक्स है। तो यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एक्सरे के द्वारा हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन और है। What type of source used in यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग कोहेरेंट सोर्स को यूज़ करते हैं ना, यानी यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में हम लोग किस तरह का स्रोत लेते हैं, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यानी सुसंगत स्रोत को लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जनरली आइंस्टाइन का ये है कि ई बराबर फाई नॉट और के ई मैक्सिमम। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई आपका क्या है, एनर्जी है, फाई नॉट आपका वर्क फंक्शन है और के ई मैक्स आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी यही वाला जब सॉल्व होके आता है ना, तो ये वाला आता है आपका, ठीक है। ये वाला नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन ये वाला आपको रट लेना है, ठीक है। अगला कहता है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति को परिभाषित करना है। तो इजी है ना सर, देखो ये कोई मेटल सरफेस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना फ्रीक्वेंसी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना फ्रीक्वेंसी का जरूरत होता है उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हम लोग दिखाते हैं म्यू नॉट से। दहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको दहली आवृत्ति कहते हैं। इसको दिखाते हैं म्यू नॉट से, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन इजी और इंपॉर्टेंट है, स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेंस के सिद्धांत को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, यानी इसके अनुसार, हाइजेंस के अनुसार, किसके लिखेंगे 2 पॉइंट। लाइट इज अ मैकेनिकल और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है एक मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि जो आपका प्रकाश है वो एक आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो दूसरा कहा था कि द लोकस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज कॉल्ड वेव फ्रंट, यानी द्वितीय तरंगाओं के बिंदु पथ को हम लोग तरंगाग्र बोलते हैं, रट लेना है इसको। अगला डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक्सी से दिखाते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इन एसी सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डिक्रीज विद फ्रीक्वेंसी। देखिए इसके पहले हम बताए थे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसके पहले आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वो क्या था, फ्रीक्वेंसी के साथ वो बढ़ता था और ये फ्रीक्वेंसी के साथ घटेगा, है ना। यानी प्रेरक का वह गुण जो एसी धारा में जो प्रवाह हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, उसका क्या करता है, विरोध करता है और आवृत्ति बढ़ने के साथ घट जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित प्रतिघात, जिस यहाँ पे XC बराबर होता है 1/ωc, है ना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आया है राइट एनी वन कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, यानी स्थिर व्यतिकरण के लिए कोई एक शर्त लिखिए। तो इसके लिए हम आपको 3 शर्त लिखाए हैं, तो उसमें से एक लिख देना है कि 2 सोर्स शुड बी कोहेरेंट, यानी 2 आपका जो स्रोत होगा वो दोनों कोहेरेंट होना चाहिए, यानी सुसंगत होना चाहिए, है ना। और आप लोग बताएं कि स्क्रीन जो होना चाहिए वो लॉन्ग डिस्टेंस पर होना चाहिए, इस तरह से हम बताएं। तो ये आपको इतना पढ़ लेना है। 1 नंबर में आपका मानिए लगभग 7 में से 5 क्वेश्चन तो यही आएगा, और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कहीं आएगा ना, तो वो भी आप बना लीजिएगा। ज़्यादा फोकस करना है आपको 3 नंबर, 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव पे, आराम से आपका 90+ आएगा। फिजिक्स में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, और फिर कल शाम को आप सभी तैयार रहिएगा 5 बजे। 3 नंबरिया क्वेश्चन अपलोड होगा, ज़्यादा नहीं, वो भी कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर, है ना। देखेंगे मन करेगा तो 20 ही देंगे, ठीक है। तो उतना एकदम रट लेना है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है।